बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य समझ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेसन्स में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया। आपातकालीन शक्तियों में हमने अनुच्छेद 352 के आपातकाल की चर्चा करी, जो कि भारत में सीमा पर बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है। दूसरा, हमने अनुच्छेद 356 जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लागू करी जाती है, ऐसे आपातकाल को समझा। हमने अपने पिछले ही लेसन में अनुच्छेद 356 के व्यवहार, जिसमें हमने केंद्र राज्य संबंध से प्रभावित 356 के उपयोग के बारे में समझा तथा राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने बताए जिसमें कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए ऐसी अनुशंसा को भेज दिया। अब हम तीसरे आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि अनुच्छेद 360 में भारतीय संविधान के अंदर दर्ज है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वह अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। प्रथम प्रकार मतलब आर्टिकल 352, यानी जो प्रक्रिया आर्टिकल 352 की है और जो वहां पर हमने 6 महीने की अवधि और उसको बढ़ाए जाने का तरीका जो वहां पे बताया गया था, वही अवधि 360 के लिए भी लागू है। तो इस इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं अनुच्छेद 360 में, यह तब लागू की जाती है जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या यह समझ आ जाए कि भारत के अंदर वित्तीय संकट आ गया है। वह किसी भी कारण से हो सकता है। वह वित्तीय कारण हमारे देश के अंदर जो इस समय भी कोरोना काल के अंदर चल रहे वित्तीय संकट के जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे वित्तीय संकट अनेक बार देश के सामने आए हैं, लेकिन भारत में कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। हमने अपने सारे वित्तीय संकटों को मजबूती से देश ने सामना किया। हम एग्जाम्पल्स बाद में समझेंगे। अभी हम इस पे गौर करते हैं कि ऐसी वित्तीय संकट की घोषणा का क्या प्रभाव हो सकता है। इस घोषणा के निम्नलिखित संवैधानिक प्रभाव हो सकते हैं। पहला,
संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह वित्तीय दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। देखिए, हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म लागू है, संघवाद लागू है, जिसमें कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अलग अपना दायित्व निभाती हैं। उनके कुछ स्पष्ट अलग कार्य हैं जो राज्य सूची में इंगित हैं। आपको याद होगा 3 प्रकार की सूची है: केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में वे सब विषय हैं जो केवल राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जो दोनों सरकार के दायरे में आते हैं। तो उसमें भी राज्य सरकार का कार्य करना उनका ड्यूटी होता है। तो ये सब जो कार्य राज्य सूची और समवर्ती सूची में है, इन सब कार्यों को करने के लिए, राज्य सरकार को चलाने के लिए उनका अपना एक वित्तीय बजट होता है, और यह वित्तीय बजट वो विधानसभा से पारित करवाते हैं। और केंद्र सरकार की ही भांति अपने विभागों और मंत्रालयों के तहत राज्य सरकार अपने कार्यालयों के तहत धनार्जन करती है टैक्सेस से, और ऐसे बजट को ला करके उनके द्वारा खर्च करके राज्य के अंदर विकास के कार्यक्रम चलाती है। वित्तीय संकट के समय जब आर्टिकल 360 के तहत अगर राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है, तो ऐसे संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह वित्तीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार को आदेश दे सकती है अमुक कार्य करने या ना करने के लिए। वित्तीय आदेश दे सकती है। नॉर्मल टाइम्स के अंदर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार कभी वित्तीय आदेश नहीं दे सकती है। सिर्फ टैक्सेशन के मामलों के अंदर हमारे देश के अंदर अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्तीय आयोग है जो कि टैक्स के बंटवारा किस तरह होगा, जो केंद्र सरकार के पास जा रहा है टैक्स, उसमें राज्य सरकारों को कितना टैक्स का हिस्सा, कितना धन का हिस्सा दिया जाएगा, इसके बारे में अनुशंसा होती है उस आयोग के द्वारा। और वो आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार के संबंध, वित्तीय संबंध स्थापित रहते हैं। अब यह जीएसटी काउंसिल से भी निर्धारित होते हैं। लेकिन अब वित्तीय संकट जब आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को, यानी राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार को कोई भी वित्तीय दृष्टिकोण के आदेश दे सकती है। दूसरी बात, संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में, यानी जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके जो वेतन उन्हें मिलते हैं, सामान्यतः वो वेतन कभी कम नहीं किए जा सकते। उनको अपने नौकरी के कार्यकाल में जो वेतन प्रॉमिस्ड है वो मिलेगा। लेकिन आपातकाल के अंदर यह जो वेतन है उनमें कमी लाई जा सकती है। यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भी लागू हो सकता है। ये जो प्रावधान है वेतन कम करने वाला, कि वित्तीय संकट के समय पूरा वेतन ना दिया जाए अधिकारियों को और उनको कुछ कटौती करके वेतन मिले, ऐसी कटौतियां संघ या राज्य सरकारों के अधिकारियों पर लागू की जा सकती हैं आपातकाल के दौरान। जब हमने इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के अधिकारी भी शामिल कर लिए तो कोई भी कर्मचारी इस दायरे से बाहर नहीं रह पाता है, यानी किन्हीं सारे देश के सभी राज्यों के किसी भी तरह के कर्मचारियों के वेतन कम करे जाने का शक्ति राष्ट्रपति के पास हो जाती है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है
कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। यानी जो भी मनी बिल्स, जो धन विधेयक आएंगे, जो बजट भी वो पेश करेंगे राज्य सरकार अपनी विधानसभा में, वे भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएं। ऐसा राष्ट्रपति राज्य सरकारों से कह सकते हैं। यानी राज्य सरकार की जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उनको केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के पीछे तो केंद्र सरकार ही है, तो केंद्र सरकार की अनुशंसा, अनुमति प्राप्त करनी जरूरी हो सकती है। ये बाध्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति बाध्य कर सकते हैं कि राज्यों को कहें कि आप जो भी वित्त विधेयक लाएंगे अपने विधानसभा के अंदर, उस वित्त विधेयक को लाने से पहले राज्य केंद्र सरकार से उस बारे में अनुमति प्राप्त करेंगे। तो वो जितने भी वित्त विधेयक हैं वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे और केंद्र सरकार उनको कोई भी इस बारे में दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। अब यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संघ की कार्यकारिणी है यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, कोई भी प्रशासनिक आदेश। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर तो हमने राज्य सरकार को करीब करीब फिर एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार के अधीन लाकर खड़ा कर दिया। वित्तीय आदेश भी प्रदान कर सकते हैं, राज्यों की सारी वित्तीय जो प्रस्ताव हैं वो केंद्र सरकार के अनुशंसा अनुमोदन के लिए जाएंगी। और फिर अगला ये कि राज्य सरकार के जितने भी राज्यों में कार्यकारिणी राज्य सरकार जो कार्यकारिणी है वो केंद्र सरकार की कार्यकारिणी उनको आदेश कर सकती है। इसका मतलब सारा सरकारें, राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के अधीन आ जाती हैं। वित्तीय निर्णय, प्रशासनिक निर्णय कोई भी वो केंद्र सरकार से चलकर आ सकता है राज्य सरकार की तरफ। अगला ये कि राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 280 के तहत एक आयोग स्थापित होता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो टैक्सेस हैं, जो जो बंटवारा है उसको निर्धारित करने के आधार तय करते हैं। ये तो सामान्य परिस्थितियों की बात होगी कि वो जो आयोग तय करेगा जनरली वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो धन का बंटवारा है उसको गवर्न करेगा, उसको वो निर्धारित करेगा। लेकिन आपातकाल के अंदर ये जितने भी ऐसे निर्णय होंगे जो बंटवारे के प्रावधान होंगे उनमें आवश्यक संशोधन कर सकती है केंद्र सरकार, यानी राष्ट्रपति उनके अंदर भी संशोधन करके उनमें चेंजेस कर सकती है। अब जैसे जीएसटी का मुद्दा अभी इन दिनों बहुत चल रहा है, हम सितंबर 2020 में मौजूद हैं, आखिरी सप्ताह है। इस सप्ताह में बहुत अभी जो सामने हमारी संकट की स्थितियां खड़ी हैं कि राज्य सरकारों की आय भी गिर गई है क्योंकि बीच में लॉकडाउन हुआ, कोरोना के कारण बिजनेसेस ठप हो गए, बहुत लंबे टाइम तक बिजनेसेस नहीं चले। अब हम लॉकडाउन खोल भी रहे हैं तब भी बिजनेस उठ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, डिमांड की कमी है, इकोनॉमी मूव नहीं कर रही है ज्यादा। केंद्र सरकार की भी टैक्सेस में कमी आ गई और राज्य सरकार के टैक्सेस में भी भारी गिरावट आ गई है। तो इस प्रकार जो गिरावट आई है राज्य सरकारों की, जीएसटी जो एक्ट आया था, जो जीएसटी का जो कानून आया था उसमें यह प्रावधान था कि शुरुआती वर्षों में जो गिरावट आएगी राज्य सरकार की आमदनी में उसे केंद्र सरकार पूरा करेगी, उसे केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। और जो राज्य सरकारों में इस समय गिरावट आई है आमदनी में उसको केंद्र सरकार ने पूरा करने से इस समय पीछे हट गई है। तो राज्य सरकारें अपना हक का पैसा मांग रही हैं केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार उनको कह रही है कि आप लोन्स उठा लीजिए, आप उधार ले लीजिए और हम बाद में वो पैसा आपको पूरा कर देंगे। लेकिन कुछ राज्य सरकारें
इसमें स्पेशली कहना पड़ेगा, जो विपक्ष की सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार की राजनीतिक जो दल है उससे विरोधी दलों के जो सरकारें राज्यों में मौजूद हैं, वो इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। करीब 20 या 21 राज्य सहमत हो चुके हैं, जहां या तो केंद्र सरकार शासित जो राजनीतिक दल है उसकी पार्टी के राज्य सरकारें हैं, या उनके गठजोड़ वाले या उनके साथ देने वाले अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनकी सरकारें हैं। लेकिन जो विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं राज्यों के अंदर, उन राज्यों में अभी भी कुछ प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने उस बात को मानने से मना कर दिया है, जैसे पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, बंगाल की सरकार, केरला की सरकार, इन्होंने इस समय मना कर दिया। लेकिन मैं यह इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अगर आपातकाल की स्थिति हो जाए और घोषणा कर दी जाए 360 की, तो फिर केंद्र सरकार बाध्य कर सकती है राज्य सरकारों को कोई भी कदम उठाने के लिए। पैसे के बंटवारा में चेंज कर सकती है। जो आज वो राज्य सरकार बोल रहे हैं ये हमारा हक है जीएसटी के कानून के तहत, उस वो हक भी सस्पेंड हो जाएगा, तो राज्य सरकार कुछ कह भी नहीं पाएंगी, कोई विरोध भी नहीं कर पाएंगी। यह सब संभव है आपातकाल की स्थिति में घोषणा होने के पश्चात। अभी तो आज की स्थिति जब नॉर्मल टाइम की है, तो जीएसटी काउंसिल की जो अगली मीटिंग जो पहले हफ्ते में अक्टूबर में होने वाली है, उसके से पहले भारी विरोध चल रहा है और अगली मीटिंग के अंदर यह बात तय होगी कि राज्य सरकारों की भरपाई कैसे की जाएगी, केंद्र सरकार कैसे भरपाई करेगा। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास भी बहुत धन की कमी है, और राज्य सरकारें कह रही है कि जब आपने हमारे टैक्स, सारे टैक्स आपने अपने अधीन ले गए, सारे मतलब जितने अधिकतर, और फिर आप ही उसमें से हमें अपना हिस्सा देते हैं, और जो कमी है उसमें आपने कानून के तहत संविधान में संशोधन करके, संसद से पास करके, जीएसटी एक्ट लागू करके, जब आपने यह स्थापित किया देश के अंदर कि राज्य सरकारों के पास अब डायरेक्ट टैक्स न जाकर के केंद्र सरकार के पास जाएगा सारा जीएसटी जो उनका है, और उसका पोर्शन निकलकर फिर राज्य सरकारों के पास आएगा, और जो राज्य सरकारों के पास कमी पड़ेगी, पिछले सालों से जो टैक्स में गिरावट आएगी, वो गिरावट केंद्र सरकार अपने मद से उनको राज्य सरकारों को शुरुआती वर्षों के उसको भरपाई करेगी। वह भरपाई अब केंद्र सरकार ने करने से अपनी असमर्थता जाहिर की है। तो राज्य सरकार कह रही है ये हमारा अधिकार है, कानून के तहत आप मना नहीं कर सकते, और केंद्र सरकार कह रही है आप उधार ले लीजिए, हम बाद में उसको देख लेंगे। तो राज्य सरकारें ये कह रही हैं, जो विरोधी हैं वो कह रही हैं कि अगर उधार ही लेना है तो केंद्र सरकार उधार ले ले, क्योंकि उसको सस्ते दामों पे, सस्ते ब्याज के दर पे, सस्ते दरों पे उधार मिल जाता है। राज्यों को उधार कम दर पे नहीं मिल पाता है, उससे ज्यादा देना पड़ता है, और केंद्र सरकार ज्यादा सक्षम है उधार लेने में और उसको वापस करने में। यह विवाद नॉर्मल टाइम्स का है। आपातकालीन की घोषणा अगर हो जाए तो यह सब परिवर्तित हो जाएगा और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की बात माननी पड़ेगी, सारे अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। इसी तरह हम यह बात भी करेंगे कि संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं को रोक लगा सकता है, और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है। ध्यान रहे, देश में वित्तीय संकट लागू करने का अवसर अभी तक नहीं आया है, या नहीं ही आए। हमारे देश में ऐसा संकट कभी ना आए कि हम वित्तीय आपातकाल को सामना करें। हमारा देश वित्तीय स्थितियों से उभर कर सक्षम और सुदृढ़ बने, यह हमारी भावना और प्रार्थना हरदम हमेशा रहेगी। तो वित्तीय संकट के प्रावधान के संबंध में कुछ लोगों का कथन यह भी है कि वित्त एक बहुत अधिक नाजुक मामला है, और इस संबंध में संकट की कोई घोषणा विश्वास के वातावरण को जन्म देने के बजाय भय का वातावरण खड़ा कर आर्थिक अस्तित्व को बढ़ावा देगी और साख का भारी आघात पहुंचेगा। तो कई लोगों का मानना है इसलिए कि अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो बहुत एक भय का माहौल हो जाएगा कि देश में बहुत अस्थिरता हो गई है, वित्तीय संकट बहुत विकराल है, और बहुत भय हो जाएगा, बाजारों में भय हो जाएगा, बिजनेसेस वीक हो जाएंगे। तो सुदृढ़ होने की बजाय आपातकाल की घोषणा देश को कमजोर करने की स्थिति ला सकती है। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं
कि आपातकाल की घोषणा केवल बेहद कठिन समयों पे भी ही होनी चाहिए और हमारा देश ऐसा संकट कभी ना देखे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यह हमने 3 आपातकाल देखे। अब इन पे हम और आगे की चर्चा अगले लेसन में करेंगे। धन्यवाद।